हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10 अप्रैल का जो शिफ्ट 1 में मैथ्स का पेपर आया है उसके जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे, है ना। कुछ 20-25 क्वेश्चन का जो भी कलेक्शन होगा उसे अपन आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को पता ही है, सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं। हो सकता है हम जो सब्जेक्टिव बना रहे हों वो ऑब्जेक्टिव हो, 4 ऑप्शन हो, या हमने जिसमें ऑप्शन बनाए हों वो इंटीजर टाइप में हो। ठीक है, डाटा भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि जिस हिसाब से स्टूडेंट्स बताते हैं उसी हिसाब से क्वेश्चन बनाए गए हैं। चलिए, तो हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे देखते आपको पता लग रहा है लेबनीज का सवाल है, और हम देखते भी हैं कि लेबनीज का सवाल हर बार आता ही आता है ना। अपनी शीट डीपीपी में भी कई बार इसका इस्तेमाल होता है। तो लेबनीज का सीधा सा सवाल है, ये एक इक्वेशन हमें दी हुई है, ये इक्वेशन हमें दी हुई है। ठीक है, तो ठीक है, लेबनीज में हम क्या करते हैं, लेबनीज में हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बताइए, एक्स स्क्वायर का कितना 2x एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का एज इट इज़ इसका कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स माइनस 1 4। यहाँ पे लेबनीज का इस्तेमाल हो जाएगा बेटा, कितना, पहले ऊपर वाली लिमिट पुट कर देंगे एक्स एफ एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन 1, बाद वाला कितना हो जाएगा 0। बस अब तो बढ़िया से अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। देखो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स माइनस ये इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा 2x एफ एक्स इक्वल्स टू कितना बचेगा 1। इससे डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस 2 बाई कितना x इंटू वाई इक्वल्स टू कितना होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये तो बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आसानी सी अपन करते भी आए इसको। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो इसके लिए, और क्या है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, ई इंटीग्रेशन ऑफ कितना माइनस 2 बाई एक्स डी एक्स ई की पावर माइनस 2 ln x। तो ई की ये माइनस 2 उधर चला जाएगा बेटा, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सॉल्यूशन लिखने की बारी आई, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो कितना होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स की पावर 4 इंटू कितना डी एक्स। इंटीग्रेट कर लें इसको तो y अपॉन कितना एक्स स्क्वायर, x की पावर 4 है तो x की पावर कितना हो जाएगा माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 प्लस कितना आ जाएगा c। थोड़ा सा और अच्छे से लिखें इसको तो y इक्वल्स टू कितना बचेगा यहाँ पे माइनस 3 माइनस 1 बाई 3 नीचे कितना आएगा एक्स क्यूब, तो x प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये अपने पास आ गया बेटा सोल्यूशन। अब क्या निकालना बचा, तो सी निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन दी हुई है अपने को। f1 कितना है 2/3, तो f1 2/3 है तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये 2/3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/3 प्लस सी, तो सी कितना आ गया 1, C1 आ गया। तो आपका सीधे सीधे वो निकल जाएगा, क्या चाहिए अपने को, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स आ गया अपने पास कितना माइनस 1/3x प्लस कितना आ गया एक्स स्क्वायर। अब आपको अगर एफ ऑफ 3 चाहिए बेटा तो एफ ऑफ 3 आ जाएगा, x की जगह कितना डालना है आपको 3, तो 1/9 प्लस कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 3 9 आ गया। बस ये कितना आ जाएगा 81 80/9 आ गया। आपको 18 से मल्टीप्लाई करना है, आप 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो दे रखा है वो आंसर मेरे ख्याल से फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 60 भी क्या मेरे ख्याल से तो कुछ और आएगा, 160 आएगा। अगर हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो 2 160 आंसर आ जाएगा इसका, है ना। तो फाइनल आंसर जो आएगा इसका वो कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो लेबनीज का सवाल है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। कहते भी हैं हम लोग कि भाई डेफिनेट जब भी आप करें तो हमेशा क्या लेबनीज ज़रूर देख लें। तो एक लेबनीज का सीधा सवाल है। चलिए एक बार देख लीजिए फटाफट आप। अपन ने कुछ भी नहीं किया, dy बाई डी एक्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई और उसके बाद अपन ने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया। चलिए देख लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे बढ़ता हूँ मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे बढ़ता हूँ मैं। फॉर्म ए स्क्वायर शीट ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर, 4 corners square corners are cut out and then make a open box of maximum volume, then total surface area of open box। आसान सवाल है। आप एनसीईआरटी की शीट में भी, एनसीईआरटी में भी ये सवाल है, अगर आपने देखा हो अपनी शीट में भी सवाल है, बहुत फेमस सवाल है, कई बार आता है। ठीक है, ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है अपने पास, ठीक है। अब इससे 4 कॉर्नर हटा दिए बेटा अपन ने, है ना।
और 4 कॉर्नर हटा दिए। इसके बाद इसको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, फोल्ड करेगा तो ओपन बॉक्स बन जाएगा। अब जो हमने हटाया ना, इसकी साइड लेंथ x ले लेते हैं। अब ये टोटल 30 सेंटीमीटर है, ये x अपन ने हटा दिया तो ये बचेगी कितनी, 30 माइनस 2x। अब जो वॉल्यूम की हम बात करेंगे तो वॉल्यूम कितना होगा, ये वॉल्यूम ये फ्लैप हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, देखिए आप, ये रहेगा, ये इधर फोल्ड होगा, ये फोल्ड होगा, ये फोल्ड होगा और ये चारों फोल्ड हो जाएंगे। तो अगर वॉल्यूम की हम बात करेंगे तो बेस इंटू हाइट और विड्थ, तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 2x का होली स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा x। बस dv बाई dx निकालना है तो dv बाई dx निकाल लेते हैं, चलो कर लेते हैं पूरा। तो कितना हो जाएगा भाई, x का 1 30 माइनस 2x प्लस x 2 इंटू 30 माइनस 2x इंटू कितना -2। 30 माइनस 2x बाहर, तो आई थिंक 2 फैक्टर बन रहे हैं इसके, कितना, एक तो 2x माइनस 30 कर दूं और एक कितना हो जाएगा 4x और 2 6x, तो 6x माइनस 30। 2 क्रिटिकल पॉइंट नज़र आ रहे हैं बेटा, एक तो कितना नज़र आ रहा है 5 और एक कितना नज़र आ रहा है 15, प्लस माइनस प्लस इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, आप लोग तो जानते हैं। तो सब ये मैक्सिमम हो गया और ये कितना हो गया मिनिमम। हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के मैक्सिमम होने के लिए चाहिए बस, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम मैक्सिमम के लिए x कितना हो जाएगा 5, और उस केस में हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक तो बेस, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालूंगा, एक तो बेस ले लूँ बेटा, तो बेस तो कितना हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई 30 माइनस 2x का होली स्क्वायर, ये तो बेस हो गया आपका, प्लस 4 साइड होगी तो 4 साइड की 30 माइनस 2x इंटू x, तो 4x कर दूँ बेटा, बस ये अपना टोटल सरफेस एरिया हो गया। इसमें x बराबर कितना पुट कर दोगे 5, तो x इक्वल्स टू 5 पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है 800, करेक्ट है। तो सीधा सा सवाल है, शीट में भी अपनी है, NCERT के बुक में भी है। वैसे देखा जाए तो जो पहले वाला अटैम्प्ट था उनकी तुलना में इस बार वाले अटैम्प्ट में क्वेश्चन जो दे रहा है वो थोड़ा सा आसान वे में दे रहा है। चलिए देख लीजिए आप, और एक बार देखना है तो इस क्वेश्चन को, चारों स्क्वायर अपन ने हटा दिए, फ्लैप किया, उसके बाद एक बॉक्स बना, उस बॉक्स का वॉल्यूम अपन ने मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर लिया, उससे हमें x मिल गया और उस x से अपन ने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, इफ़ स्लोप ऑफ fx इज dy बाई dx इक्वल्स टू दिस। बस ठीक है, बढ़िया, देखते मज़ा आ गया। होमोजीनियस इक्वेशन का सवाल है, और होमोजीनियस तो देख देख के थक गए होंगे तुम लोग, है ना। अच्छा, इन्फॉर्मेशन ये हो सकता है, ये हो सकता है कुछ और हो, क्योंकि f(1) बराबर 2 है, कुछ भी एक इन्फॉर्मेशन दे दी तो जाहिर सी बात है वो c निकालने के लिए एक इन्फॉर्मेशन देता है जो उसने दे दी, और f(8) अपने से पूछ लिया। तो होमोजीनियस का तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, वही y बाई एक्स में बना लेते हैं अपन। कितनी हो जाएगी 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 वाई बाई एक्स। वाई बाई एक्स को कितना ले लेते हैं टी ले लो, वी ले लो, कुछ भी ले लो, वाई बाई एक्स को मान लीजिए टी ले लिया आपने, तो वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा टी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स का 1 टी प्लस टी और एक्स का 1 टी और एक्स डी टी बाई डी एक्स, ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होगा। टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t। ठीक है, इस टी को भी यहाँ से हटा के यहाँ ले लेते हैं, तो कितना होगा एक्स डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t। तो ठीक है, तो आसान सा बन जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये कितना हो जाएगा 2t, उधर लेना इसको, अपॉन कितना टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 कर देता हूँ, चलो, इंटू कितना हो जाएगा डी टी प्लस डी एक्स अपॉन एक्स बन जाएगा। और क्या, मेरे ख्याल से अब सोल्वेबल फॉर्म में आ गया। ये कितना हो जाएगा एल एन मॉड टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस एल एन मॉड एक्स इक्वल्स टू एल एन सी। तो उससे टी वाई एक्स के टर्म में आ जाएगा इससे, और ठीक है, और सी निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन दे ही दी हमें,
ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी उससे हमारा सी निकलेगा और फिर फाइनली हमारा क्या निकल जाएगा, F8 निकल जाएगा। चलिए, तो होमोजेनियस इक्वेशन का सवाल है, आता भी है। तो जो सवाल लगभग जो दिख रहे हैं ना, वो सारे वही दिख रहे हैं जो नॉर्मली पढ़ाए जाते हैं आप लोगों को, है ना, बहुत ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए, तो होमोजेनियस का सवाल था, सोल्व हो गया। इस डाटा के हिसाब से इसका जो आंसर बन रहा है वो हमने दे दिया। मतलब आप समझ सकते हैं कितना होगा, ये √88 होगा बेटा ये आंसर, है ना। तो वो कैलकुलेशन से √88 अपने पास आ जाएगा। चलिए देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। बाइनोमल का सवाल आ गया। चलिए, अब बाइनोमल का सवाल देखते ही अपने को बढ़िया लगता है, और अगर पिछले 1-2 साल से 3 साल से पैटर्न में देखें तो बाइनोमल में मेंस वाले का, एडवांस वाले का इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। लेकिन अगर हम मेंस वाले की बात करें ना, तो आजकल मेंस वाले को बहुत प्रेम है। मतलब ये मान लो आप बाइनोमल से 2-3 सवाल बाइनोमल के दे देता है ना। तो कह रहा है कि इसका जो कोफिशिएंट है, इसकी 7th पावर और इसकी इस कोफिशिएंट की -1 वाली पावर, अच्छा दोनों बराबर हैं, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना। पहले बता ही चुका हूँ आपको, हो सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो सकता है इंटीजर टाइप है, पर ठीक है जो भी सवाल है। अब आप इसको देखें तो अगर आप इसके लिए बात करें ना, पहले मैं इसके लिए बात कर लेता हूँ ना। तो इसके लिए अगर मैं TR+1 लिखूँगा तो क्या होगी, देखो NCR, ठीक है, AX की पावर कितना हो जाएगा 13 - R, और -1/bx² की पावर कितना हो जाएगा R। थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूँ, TR+1 तो कितना होगा ये मुझे बताएं, 13CR, A की पावर 13 - R, -1/b की पावर कितना होगा R, और x की पावर कितना हो जाएगा बेटा 13 - 3R, और क्या 2 और 1 3R हो गया। अब हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 7 का। तो अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 चाहिए तो ये 13 - 3R कितना होगा बताओ, इसको 7 ले लो फटाफट, तो R कितना हो जाएगा 6 3 2 2 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट जो आएगा ना वो कितना हो जाएगा बेटा, अपने पास कितना हो जाएगा, 2 रखनी ना R की वैल्यू, तो 13C2, 2 की A की पावर कितना हो जाएगा, A की पावर हो जाएगा 11, और -1/b की पावर कितना हो जाएगा 2, है ना। अच्छा, अब -5 के लिए भी इसी में देख लूँ भाई, ये और ये सेम ही तो है बेटा, बस अंतर किसका आ रहा है, माइनस का। तो यहाँ पे माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं उस वाले के लिए, इसके लिए तो आपने देख ही लिया है ना, दोबारा भी लिखने की ज़रूरत है ही नहीं मुझे, तो आपने इसके लिए तो देख ही लिया। अब चलो मान लीजिए मुझे उसके लिए करना है, तो इसको प्लस कर लूँ, तो ये हो जाएगा। अब की बार मुझे किसका चाहिए, -5 का चाहिए। चलो तो इसी को -5 करता हूँ, है ना, और क्या -5 तो 18, तो कितना आ जाएगा 6, तो -5 के लिए कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 13C6, A की पावर कितना हो जाएगा 6, अगर अपन यहाँ पे डाल देंगे तो 7, और 1/b की पावर कितना आ जाएगा बेटा 6। तो देखो, तो बढ़ गया, आसान सी कैलकुलेशन बन गई, वही बन गया। देखो 11 और 7 तो 4 बचा, तो वही बच गया A4 और B4, और A4 B4 आपका हो कितना जाएगा बेटा 13C6/13C2, बस। तो ये जो 22 आंसर दे रखा है ना, मेरे ख्याल से इसी को सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 13C6/13C2 को अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, तो बाइनोमल का सवाल था, दोनों एक्सप्रेशन लिखे, जनरल टर्म हमने कहीं ना कहीं दोनों की लिख ली, और दोनों की जनरल टर्म लिख के फिर जो कोफिशिएंट चाहिए था उसके हिसाब से क्या लिख लिया, कोफिशिएंट लिख लिया। ठीक है, सोल्व करके आ गया। चलो अगले सवाल पे आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब कितनी बार आता है ये सवाल, मैट्रिक्स का सवाल है, वही एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है, कई बार कहते भी है याद रखो। देखो मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो चीज़ें आती है वो कहीं ना कहीं आसान आती है ना, बहुत ज़्यादा टिपिकल सवाल नहीं पूछते हैं ना, और जो अपनी ठीक ठाक रैंक हमें चाहिए होती है उसके लिए अगर हम आसान सवाल भी करके आए ना, तो 2000 एडवांस के लिए मैं बोल रहा हूँ 2000 के आसपास रैंक आ जाती है, मेंस में तो 500 के आसपास रैंक आ जाती है। अगर हम सारे आसान सवाल भी सीख लेना अपनी तैयारी में तो बड़े आसानी से क्लियर हो जाता है। चलो अब ये अपने करते हैं, अपनी शीट में क्लास में कई जगह सवाल किया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, ये दे ही रखा है। चलो तो इसको सिंप्लीफाई करें, तो पहले तो ये क्या लिखा हुआ है
डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट। तो पहले तो इस डिटर्मिनेंट से इस कांस्टेंट को बाहर ले लेता हूँ बेटा, देखो तो ये 3 की पावर 3 बाहर आ जाएगा। अब ये कितना बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ समथिंग है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इंटू ए स्क्वायर, इसका एडजॉइंट है ना, इसका एडजॉइंट है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्या होता है, स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैंने क्या लिख दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद क्या है, बस इसको बाहर ले लें और क्या है। तो अगर हम इसको बाहर लें, पहले इसको बाहर ले लूँ, ये कांस्टेंट है बेटा, और ये कांस्टेंट इस डिटर्मिनेंट से क्या आएगा, बाहर आएगा। तो अगर ये कांस्टेंट इस डिटर्मिनेंट से बाहर आया तो इस डिटर्मिनेंट की पावर कितना हो जाएगा, 3। ये कांस्टेंट इस डिटर्मिनेंट से बाहर आ रहा है और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बचेगा और क्या, ये होल स्क्वायर बाहर ही है अभी। ये कांस्टेंट इस डिटर्मिनेंट से बाहर आया, देखो ये इससे बाहर आया और ये ए स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब ये 3 इस डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा, तो ये 3 इस डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो 3 की पावर 3 की होल पावर कितना हो जाएगा, 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब और डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, है ना। और थोड़ा सा सोल्व करूं तो ये 3 की पावर कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, है ना। और ये ए की पावर में टोटल कितना हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर हो गया बेटा मेरे पास कितना, 3 2 5 10, है ना। चलो और कुछ रहा, अच्छा यहाँ पे ये स्क्वायर भी है बेटा, देखो थोड़ा सा ध्यान दो, ये स्क्वायर है तो ये 18 बाहर आएगा यहाँ पे, है ना, 9 और 18, और ये 3 की पावर 3 अलग रहेगा, है ना। 3 की पावर 3, 3 की पावर 9 18 हो गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितना हो गया, 10। बस ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 2, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 18 और 2 की पावर कितना हो गया, 10। अब हमें 6 की पावर बनाना है ना, तो ठीक है, इसमें से आप 10 उधर भेज दो तो 3 की पावर 11 हो गया और 6 की पावर कितना हो गया, 10। ये आंसर आ जाएगा बेटा इसका। तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी का सवाल था, जैसा बनता आया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर होता है, वो कर दिया। अब ये कांस्टेंट है बेटा, देखो तो कांस्टेंट इस डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो कांस्टेंट की पावर कितनी बाहर आती है, 3, क्योंकि 3 ऑर्डर का है तो 3 बाहर आ गया, ये हो गया। अब ये जो था ना, ये 3 इस 3 से बाहर आ गया, तो ये इस डिटर्मिनेंट से बाहर आ रहा है तो इसकी पावर 3, और ये 3 था तो ये 3 है, एज इट इज़ है। अब ये होल स्क्वायर था तो 9 18 कर दिया अपन ने, और ये 3 और 2 5 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। चलिए देख लीजिए एक बार, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक आसान सवाल है ना। हाँ भाई, इसको अगर अपन थीटा समझ लें, देखो अगर इसको मैं थीटा समझ लूँ तो ये 2 थीटा हो गया, ये 4 थीटा हो गया, ये 8 थीटा हो गया, और ये कितना हो गया, 16 थीटा हो गया। तो बस कॉस की सीरीज़ बन जाएगी, कितना याद है फॉर्मूला 96, ये हो गया ना, कॉस थीटा 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा और 16 थीटा। तो अंदर कितना होगा, साइन 32 थीटा अपॉन 32 साइन थीटा, ये होगा बस। और क्या, वैल्यू पुट कर दो, थीटा 2 थीटा 4 थीटा 16 है, डबल हो जाता ना, 32 अपॉन 32 साइन थीटा। तो ये तो 3 बच गए यहाँ पे, साइन 32 का मतलब हो गया बेटा 32 पाई अपॉन 33 अपॉन साइन पाई अपॉन 33, बस तो हो जाएगा बेटा। इसको वो लिख दो, पाई माइनस पाई बाई 33 और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आसान सवाल है बेटा, और आसान सवाल है, आंसर कितना आ गया, 3। ये तो बढ़िया सवाल दे दिया इन्होंने, आसान फटाफट हो गया होगा, एक आध मिनट में, एक आध मिनट भी ज़्यादा बोल दिया मैंने। चलो आगे देखते हैं। लेट इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 कट्स एक्स सक्सेस एट पॉइंट ए एंड बी, इफ पी इज ए पॉइंट ऑन द सर्किल ड्रॉन एट ए बी एस डायमीटर, देन मैक्सिमम एरिया ऑफ पी ए बी। ठीक है, तो ए बी को डायमीटर लेके तो ऑक्सिलरी सर्किल ही तो होता है, ए बी को डायमीटर लेके कौन सा सर्किल बनता है, ऑक्सिलरी सर्किल ही बनता है ना, बस तो वही हो गया, है ना।
ए बी को डायमीटर लेके ऑक्सिलरी सर्किल। ये कह रहा है कोई पॉइंट पी होगा, तो ऐसा कुछ होगा और क्या, ये ए, ये बी, ये पॉइंट पी। अब आप चाहें तो देखो बेटा इसको वैसे भी कर सकते हैं कि जैसे इसके कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा कोमा बी साइन थीटा लोगे, इसके कितना आ गया 3,0, इसका कितना आ गया -3,0, तो डेल्टा निकाल लोगे x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, तो वो साइन थीटा कोस थीटा के टर्म में आएगा जिसको मैक्सिमम कर लेंगे। और अगर तुम्हें याद है, वैसे तो अपन क्लास में भी कराते हैं, तो ये मैक्सिमम किस केस में होगा, जब ये p मूव करता करता कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। अगर p मूव करता करता यहाँ पे आएगा ना, तो फिर ये क्या होगा मैक्सिमम। तो अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट एक लाइन में कर सकते हो कि भाई ये इस केस में मैक्सिमम होगा, और नहीं याद है भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको फॉर्मूला याद होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला हाफ मॉड x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, तो वो साइन 2 थीटा की वैल्यू बंद करके अपन इसको मैक्सिमम कर लेते हैं, और याद है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये वाला जो ट्राइंगल होगा ना, ये मैक्सिमम एरिया देगा, तो बस इसका ट्राइंगल का एरिया तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, हाफ, बेस कितना है 6, हाइट कितनी है 3, तो 9 आंसर आ गया। तो अगर याद है तो बहुत आसान सा है, मुश्किल से 30 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो अच्छा सवाल, आसान है, करा भी रखा है अपन लोगों ने। चलो इसके बाद अगले सवाल पे आते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज n बिलोंग्स टू z, z मतलब कोई इंटीजर से है, गिवन दैट n स्क्वायर है ना -10n + 90, तो मोड का सवाल है, ठीक है, FOM का सवाल है मोड का, तो मोड fx लेस देन k, प्रॉपर्टी याद है आपको, मोड fx लेस देन k, तो fx कहाँ से कहाँ तक जाता है बेटा, -k से k, fx कहाँ से कहाँ तक गया, -k से k, 6 ऐड कर दें तो ये हो गया n² + 10x प्लस कितना 25 लेस देन इक्वल कितना 12, तो 0 से तो बड़ा होगा, दिस ऑलवेज ट्रू है, तो बस इसी को सोल्व कर लें, तो n - 5 का होल स्क्वायर लेस देन है कितना 12, तो n - 5, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, इधर लेके फैक्टर कर दें -√12 और n - 5 + √12 लेस देन है 0, तो n कहाँ से कहाँ तक चला गया बताओ, नंबर लाइन पे बना लें, तो एक तो कितना होगा 5 - √12 और एक कितना होगा 5 + √12, ठीक है, यही होगा। इसकी वैल्यू देखो कितनी आती है, √12 मतलब आपका कितना हो गया 3 × 3 = 4 × 4 = 16, 3.5 के आसपास, तो 8.5 हो जाएगा और क्या है, और ये कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। अब 1.5 से 8.5 के बीच में इंटीजर काउंट करने हैं बस बेटा आपको, तो 1.5 से 8.5 के बीच में इंटीजर काउंट कर लूँ मैं, तो कितना होगा 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 1.5 से 8.5 के बीच में कितने आ गए 3 और 3 6, करेक्ट है, आंसर भी कितना आ रहा है 6। तो मोड का एक आसान सा सवाल था, पेपर अगर देखा जाए ना तो अच्छा स्कोर करने वाला पेपर था, और बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन वाले सवाल भी नहीं है। जो पहला अटैम्प्ट था उसमें कैलकुलेशन लेंथी थी, अगर आपने देखा उस सवालों में, उसकी तुलना में अगर इसको देखें ना तो मुझे लगता है कि मेंस वालों को भी ये ऑब्जर्व हुआ होगा, या इन लोगों के पास ऐसा कुछ आउटपुट वगैरह आया होगा कि जो इन्होंने पहला पेपर बनाया था ना उसमें कुछ सवाल तो एडवांस से टफ डाल दिए थे इन्होंने, तो लगता है इन लोगों ने भी अपनी गलती सुधार ली है, इनके पास इस तरह का आया होगा आउटपुट कि भाई जो पेपर दे रहे हो वो एडवांस से भारी बना रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। चलिए नेगेशन निकालना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेशन का हमेशा एक सवाल आता है मैथमेटिकल रीजनिंग का, तो मैथमेटिकल रीजनिंग का सवाल है, आप चाहे तो 2 ऑप्शन है, आप चाहें तो ट्रुथ टेबल से भी जा सकते हैं, और अगर आप ट्रुथ टेबल से नहीं जाएं तो एलजेब्रा से भी जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन अपने पास हैं, आप चाहें तो ट्रुथ टेबल से जाएं और आप चाहें तो एलजेब्रा से जाएं, उसमें कोई बड़ी दिक्कत वाला ऑप्शन नहीं है अपने पास, दोनों में से किसी से भी आप इसमें जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, आप या तो ट्रुथ टेबल बना लें, एलजेब्रा बना लें, आंसर हमने दे ही दिया है इसका, नेगेशन ऑफ पी और क्यू वाला है, जिससे भी आप करना चाहें उससे कर सकते हैं। चलिए तो इसमें, और ये मेरे ख्याल से कंफर्म भी नहीं है इसका डाटा, पर ठीक है, एक नेगेशन का सवाल आता है और अपन उसको कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ट्रुथ टेबल एलजेब्रा दोनों अपने पास है, अच्छे से अपन उसको कर सकते हैं। जो अगर ये डाटा सही है तो इसके हिसाब से जो हमने आंसर दे रखा है नेगेशन ऑफ पी और क्यू दे रखा है, इस क्वांटिटी का नेगेशन। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, देयर इज ए सेट ऑफ नंबर्स, देन फाइंड हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड सच दैट देर आर सच दैट 3 नंबर्स, ठीक है 3 नंबर्स,
numbers 1 2 3 are not together as well as 3 5 7 are also not together। अच्छा ये भी साथ ना हो और ये भी साथ, मतलब also not together मतलब आप समझिए कि 1 2 3 साथ ना आए, मतलब तीनों एक साथ नहीं आए, ये कहीं ना कहीं इसका मीनिंग मेरे हिसाब से निकलता है। तो तीनों साथ नहीं आए और 3 5 6 7 भी आर आल्सो नॉट टुगेदर, तो ये भी साथ नहीं आए। तो सेट थ्योरी से कर दीजिए भाई, ये एक तरह से वही चीज़ बन गई। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन बोलो कि भाई ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये भी साथ नहीं आया और ये भी साथ नहीं आया, तो यूनिवर्सल में से क्या हटा देते हैं अपन, यूनिवर्सल में से अपन क्या हटा देते हैं, ए यूनियन बी हटा देते हैं, है ना। तो 1 2 3 साथ नहीं है और ये साथ नहीं है, तो ठीक है। अब यूनिवर्सल तो टोटल तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 माइनस ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, जब 1 2 3 साथ आए। तो देखो अगर हम 1 2 3 को साथ चाहते हैं तो इन तीनों का तो एक बंडल बना ले, 4 ये, तो 4 ये और एक बंडल, कितनी चीज़ होगी 5, 5 चीज़ों का अरेंज करना फैक्टोरियल 5 और बंडल का इंटरनल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3। ये बात समझ में आ रही जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। भाई हम इसमें लिखेंगे ए मतलब जब 1 2 3 साथ आए, फिर प्लस बी जब ये दोनों साथ आए, ये साथ आए, ठीक है। और उसमें से माइनस क्या करेंगे, जब ये भी साथ आए और ये भी साथ आए। तो जब ये साथ आए तो ये 4 तो ये और एक बंडल इसका, टोटल 5 चीज़ों का फैक्टोरियल 5 और बंडल का इंटरनल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 हो गया, है ना। फिर जब इनको साथ लाना है तो इनका एक बंडल बना लिया और ये 3, तो 4 चीज़ें होगी तो फैक्टोरियल 4 और बंडल का इंटरनल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4। और जब ये भी साथ आए ये भी साथ आए तो इनके 2 बंडल हो गए फैक्टोरियल 2, और चूंकि बंडल का इंटरनल अरेंजमेंट रखेगा बेटा फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4, ये बन जाएगा आपका, है ना, टोटल एक बराबर। तो ये और ये फैक्टोरियल साथ है, सिंप्लीफाई कर लेंगे बस तो ये आ जाएगा 4032। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं फिर और।